कवि कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में वे अनपढ़ और महामूर्ख थे। फिर उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि वे एक महान कवि तथा नाटककार बन गए। महान कवि कालिदास द्वारा लिखी गई रचनाएं भारत के अलावा दुनिया भर में भी काफी प्रसिद्ध है। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं मुख्य रूप से वेदों, महाभारत और पुराणों पर आधारित होती थी। कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। आइए जानते हैं भारत के महान कवि कालिदास के जीवन की संघर्षपूर्ण कथा के बारे में। कालिदास के माता पिता उन्हें 5 वर्ष की आयु में ही छोड़कर चल बसे थे। उनका लालन पालन किसी दयालु ग्वाले ने किया जो कि खुद भी अनपढ़ था। कालिदास पशुओं की देखभाल में उनका हाथ बंटाते थे तथा पशु चराने के बाद जो समय मिलता था उस समय वे गांव के काली मां के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया करते थे। इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। कालिदास नाम का शाब्दिक अर्थ है काली का सेवक। उनके संबंध में कहा जाता है कि मां काली के आशीर्वाद से ही वे परम विद्वान बने। वाराणसी के नरेश की एक पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। राजकुमारी विद्योत्तमा बहुत बुद्धिमान, रूपवती और गुणवान थी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे चिंता है कि राजकुमारी विद्योत्तमा के लिए उसके जैसा ही रूपवान और गुणवान वर कहाँ मिलेगा। उनकी पत्नी ने कहा कि भरुची विद्वान है, वह सब प्रकार से हमारी पुत्री के लिए ठीक है। राजकुमारी विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था, इसलिए विद्योत्तमा को मनाना आसान नहीं था। राजकुमारी विद्योत्तमा का ये प्रण था कि वह उसी युवक से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। उसने अपने माता पिता से कहा कि जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उसी से शादी करूंगी। महाराज ने ये घोषणा पूरे राज्य में करवा दी कि जो कोई भी राजकुमारी विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में हराएगा, राजकुमारी विद्योत्तमा उसी से विवाह करेंगी। राजकुमारी विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान आए और राजकुमारी से शास्त्रार्थ में हार गए। उन विद्वानों के मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। इसके बाद महाराज और महारानी की ओर से भरुची को इस बारे में बताया गया। भरुची ने जब ये सुना तो उसने राजकुमारी विद्योत्तमा की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। विद्योत्तमा भरुची की चुनौती सुनकर घबरा गई क्योंकि उसे भरुची बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह उससे विवाह भी नहीं करना चाहती थी। शास्त्रार्थ के दिन विद्योत्तमा ने ये शर्त रखी कि शास्त्रार्थ मूक भाषा में होगा। राजकुमारी विद्योत्तमा ने कहा कि मैं आपसे संकेतों के द्वारा प्रश्न करूंगी और आप भी संकेतों के द्वारा ही उत्तर देंगे। भरुची ने राजकुमारी विद्योत्तमा की ये शर्त स्वीकार कर ली। उसके बाद दरबार में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तब अपने पहले प्रश्न के लिए राजकुमारी विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली उठाई, परंतु उसका ये संकेत देखकर भरुची को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने राजकुमारी से अपनी हार मान ली। ये देखकर राजकुमारी विद्योत्तमा खुश हो गई और उसने भरुची को धन्यवाद कहा। भरुची को अपना ये अपमान सहन नहीं हुआ। उसने मन ही मन राजकुमारी विद्योत्तमा से बदला लेने का संकल्प लिया। घर जाते समय भरुची को रास्ते में मंद बुद्धि कालिदास पेड़ पर बैठे दिखाई दिए, जो पेड़ की उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पर वे स्वयं बैठे थे। भरुची ने कालिदास से कहा, अरे मंदबुद्धि आदमी, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे तो तुम इस पेड़ से नीचे गिर जाओगे। उसकी बात सुनकर कालिदास ने उससे कहा,
कि तुम्हें इससे क्या, तुम अपना काम करो। उसके बाद कालिदास की ये बात सुनकर भरुची अपने रास्ते चला गया। अभी वह वहां से कुछ ही दूर गया था कि इतने में मंदबुद्धि कालिदास पेड़ की डाल के साथ नीचे गिर पड़े। उसके बाद उन्होंने भरुची को बुलाकर पूछा कि ये तुमने कैसे जाना कि मैं पेड़ से नीचे गिर जाऊंगा। कालिदास की बात सुनकर भरुची ने उससे कहा कि इसमें जानने की क्या बात है, जो भी मैंने देखा वह तुम्हें बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद कालिदास ने कहा, पर मैं तो इस बात को नहीं समझा कि मैं गिरने वाला हूँ। फिर कालिदास उससे कहने लगा, मुझे तो तुम ज्योतिषी लगते हो, क्योंकि तुमने तो मुझे पहले ही बता दिया कि मैं पेड़ से नीचे गिर जाऊंगा। कालिदास ने भरुची के पैर पकड़ लिए और उससे कहने लगा कि मुझ पर दया करो और मुझे तुम ये बताओ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। भरुची ने मन ही मन सोचा कि राजकुमारी विद्योत्तमा से बदला लेने के लिए ये मंदबुद्धि कालिदास बिल्कुल ठीक है। उसने कालिदास से कहा कि तुम्हारे भाग्य में एक राजकुमारी से विवाह होना लिखा है। उसके बाद भरुची कालिदास को अपने साथ अपने घर ले गया और घर जाकर उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। फिर वह कालिदास को लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए भरुची ने कालिदास से कहा कि ध्यान रखना कि महाराज को देखते ही तुम उन पर पुष्प वर्षा करना और स्वस्ति कहकर आशीर्वाद देना। दोनों राजा के महल में राजा के पास पहुंचते हैं। तब कालिदास राजा पर पुष्प वर्षा करते हैं और स्वस्ति के बजाय जूस्ट का उच्चारण करते हैं। राजा को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या कह रहे हैं। तब भरुची स्थिति को संभालते हुए कहता है, महाराज जी, ये बहुत विद्वान ब्राह्मण है। इन्होंने आपको एक विशेष आशीर्वाद दिया है। भरुची आगे बोलता है, महाराज, ये विद्वान ब्राह्मण कालिदास है। ये आपकी पुत्री राजकुमारी विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। महाराज ने कालिदास को विद्वान ब्राह्मण समझकर अपनी पुत्री के साथ शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दे दी। विद्वान भरुची ने कालिदास से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपना मुख मत खोलना। तुम सभी प्रश्नों के उत्तर संकेतों में ही देना, नहीं तो राजकुमारी विद्योत्तमा के साथ विवाह का अवसर हाथ से निकल जाएगा। पंडितों और विद्वानों को भी बुलाया गया, जो उसके संकेतों का अर्थ सभी लोगों को समझा सके। राज दरबार में राजकुमारी विद्योत्तमा का कालिदास के साथ मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ और पहले की तरह ही राजकुमारी विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली उठाई, जिसका अर्थ था कि परमात्मा ही सत्य है। परंतु कालिदास ने समझा कि वह उनकी एक आंख फोड़ना चाहती है। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी, जिसमें वह ये समझाना चाहते थे कि यदि उन्होंने उसकी एक आंख फोड़ी तो वह उनकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। पंडितों ने कालिदास की ओर से राजकुमारी विद्योत्तमा को समझाया कि आपने ठीक कहा कि ईश्वर एक है, परंतु आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य है। राजकुमारी विद्योत्तमा इस उत्तर से प्रभावित हुई। विद्योत्तमा भी कालिदास की 2 उंगलियां देखकर यही समझी थी कि सृष्टि में आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य है। इसलिए वह 2 उंगलियां देखकर संतुष्ट हो गई। फिर राजकुमारी विद्योत्तमा ने अपनी हथेली उठाई, अर्थात 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। आप जिस प्रकृति, जगत, जीव या माया के रूप में द्वैतवाद को स्थापित कर रहे हैं, उसकी रचना 5 तत्व से होती है। ये 5 तत्व है पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि और आकाश। ये सभी तत्व भिन्न और अलग है। इनसे सृष्टि कैसे हो सकती है?
राजकुमारी विद्योत्तमा की 5 उंगलियां देखकर कालिदास ये समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने भी अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। कालिदास के द्वारा उत्तर में दिए गए संकेत को देखकर विद्वानों ने राजकुमारी विद्योत्तमा को बताया कि इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक 5 तत्व अलग अलग है तब तक इनसे कोई विशेष कार्य सिद्ध हो पाना असंभव है। 5 तत्वों के एक रूप होने में ही संसार में इनकी अभिव्यक्ति संभव है। सृष्टि तो एक मुट्ठी की तरह है, मुट्ठी में सभी मिल जाते हैं तो ये सृष्टि हो जाती है। ये सुनकर सभा मंडप के दर्शकों की ओर से फिर से तालियां बजने लगी। राजकुमारी विद्योत्तमा को अंततः अपनी हार माननी पड़ी और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। राजकुमारी विद्योत्तमा और कालिदास अपने कक्ष में बैठे थे, तभी विद्योत्तमा ने बाहर किसी तीव्र स्वर को सुनकर कालिदास से पूछा, किम वत्ति? कालिदास ने उत्तर दिया, उट्रवत्ति। विद्योत्तमा ने उष्ट्र के स्थान पर उट्र सुनकर कालिदास से पूछा, क्या तुम्हें संस्कृत नहीं आती? उसकी बात सुनकर कालिदास ने कहा कि नहीं, मैं तो एक अनपढ़ गवार वाला हूँ, मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ा। राजकुमारी विद्योत्तमा ने जब ये सुना तो उसे आभास हुआ कि छल पूर्वक उसका विवाह एक मंदबुद्धि से करवाया गया है। जब इस प्रकार राजकुमारी विद्योत्तमा को कालिदास की मंद बुद्धि का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुई और राजकुमारी ने कालिदास को धिक्कारा और घर से बाहर निकाल दिया। विद्योत्तमा कालिदास को कहती है कि जब तक तुम एक सच्चे विद्वान पंडित नहीं बन जाते तब तक तुम वापस घर नहीं आना। कालिदास ने राजकुमारी विद्योत्तमा को बहुत समझाया कि प्रिय, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। परंतु राजकुमारी विद्योत्तमा को एक मंद बुद्धि को अपने पति के रूप में स्वीकार करना पसंद नहीं था। उसने कालिदास से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पति तो कोई विद्वान ब्राह्मण ही हो सकता है, तुम तो एक मंदबुद्धि वाले हो। कालिदास मंदबुद्धि तो थे पर लज्जाहीन नहीं। वे अपने आत्मसम्मान पर पड़ी इस चोट को सहन नहीं कर सके और वे वहां से चुपचाप चले गए। राजकुमारी विद्योत्तमा से अपमानित होकर कालिदास ज्ञान प्राप्त करने के लिए संकल्प लेते हैं और माँ काली के मंदिर में जाते हैं। कालिदास माँ काली के परम भक्त थे, इसलिए वे माँ काली के समक्ष ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और वहां वे कठोर तप करने लगते हैं। कालिदास धीरे धीरे अन्न और जल का भी त्याग कर देते हैं, परंतु फिर भी माँ काली उनकी तपस्या से प्रसन्न नहीं होती। उसके बाद कालिदास अपना सिर माँ काली के चरणों में समर्पित करने के लिए तलवार उठाते हैं, परंतु माँ काली प्रकट होकर कालिदास को ऐसा करने से रोक लेती है। कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली उन्हें विद्वान पंडित बनने का आशीर्वाद देती है। जब कालिदास के ज्ञान चक्षु खुले तो उसने अनेक स्थानों का भ्रमण किया तथा वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन करके विद्वत्ता प्राप्त की। उसके बाद कालिदास ने विचार किया, अब घर जाना चाहिए। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर कालिदास ने आवाज दी, सुंदरी अनावृत कपाटम द्वारं देहि। कपाटम उद्घाट्य, हे रूपसी दरवाजा खोलिए। ये सुनकर राजकुमारी विद्योत्तमा ने कहा, अस्ति कश्चिद वाग्विशेष, कोई विद्वान लगता है। कालिदास को अपने सामने पाकर विद्योत्तमा दंग रह गई। कालिदास ज्ञान प्राप्त करके अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को ज्ञान प्राप्ति के लिए आभार प्रकट करते हैं। राजकुमारी विद्योत्तमा कालिदास से कहती है,
कि इसमें आभार प्रकट करने की क्या आवश्यकता है। मैं आपकी पत्नी हूँ। कालिदास विद्योत्तमा से कहते हैं, तुम मेरी पत्नी थी, किंतु तुम्हारी वजह से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए अब तुम मेरी गुरु हो। राजकुमारी विद्योत्तमा कालिदास की ये बात सुनकर फिर से दुखी हो जाती है। वे उन्हें समझाने का बहुत प्रयास करती है, पर कालिदास उन्हें किसी भी तरह से अपनी पत्नी मानने को तैयार नहीं होते। अंत में राजकुमारी विद्योत्तमा कालिदास को श्राप दे देती है कि तुम्हारी मृत्यु एक नारी के हाथों होगी। कालिदास अपनी पत्नी को छोड़कर जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। वह जंगल में ही भ्रमण करने लगते हैं। एक दिन घूमते घूमते कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचते हैं। महाराजा विक्रमादित्य कला तथा साहित्य के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने कालिदास से एक कविता सुनाने को कहा। जब कालिदास ने उन्हें अपनी कविता सुनाई तो राजा विक्रमादित्य उनकी कविता सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वह उन्हें अपने दरबार में ही रहने के लिए कहते हैं। कालिदास राजा विक्रमादित्य की बात मान लेते हैं। इसी दौरान उनके जीवन की एक बहुत ही रोचक घटना घटित होती है, जो कि बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर कालिदास को अपनी विद्वता का घमंड हो गया। एक बार पड़ोसी राज्य में शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर कालिदास सम्राट विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था, धूप काफी तेज थी। रास्ते में कालिदास को प्यास लग गई। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के सामने एक कुआं भी था। उसी समय झोंपड़ी से एक छोटी बच्ची मटका लेकर बाहर निकली। बच्ची ने कुएं से पानी भरा और वहां से जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले, बालिके, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। बच्ची ने पूछा, मैं आपको जानती नहीं, पहले अपना परिचय दीजिए। कालिदास को लगा, मुझे कौन नहीं जानता भला, परिचय देने की क्या आवश्यकता है। प्यास से बेहाल होने के बावजूद कालिदास बोले, बालिके, तुम अभी छोटी हो, इसलिए मुझे नहीं जानती हो। तुम्हारे घर में कोई बड़ा सदस्य हो तो उसको भेजो, वह मुझे देखते ही पहचान लेगा। बहुत दूर दूर तक मेरा नाम और सम्मान है। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ। कालिदास के घमंड भरे वचनों से प्रभावित हुए बिना बालिका बोली, संसार में सिर्फ दो ही बलवान हैं और उन दोनों को तो मैं जानती हूँ। अपनी प्यास बुझानी है तो उन दोनों के नाम बताएं। थोड़ा सोचकर कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो। बालिका बोली, दो बलवान हैं, अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। देखिए, प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। बच्ची के ये शब्द सुनकर कालिदास चकित रह गए। बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े थे। बालिका ने दोबारा पूछा, सत्य बताएं, आप कौन हैं? कालिदास थोड़े नरम होकर बोले, मैं बटोही हूँ। बच्ची मुस्कुराते हुए बोली, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। संसार में दो ही बटोही हैं। बताइए, वे दोनों बटोही कौन हैं? तेज प्यास ने पहले ही कालिदास की बुद्धि क्षीण कर दी थी, पर लाचार होकर उन्होंने फिर से अनभिज्ञता व्यक्त कर दी। बच्ची बोली, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला बटोही कहलाता है। बटोही दो हैं, चंद्रमा और सूर्य। आप तो थक गए हैं, भूख प्यास से बेदम है।
आप कैसे बटोही हो सकते हैं? इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोंपड़ी के भीतर चली गई। अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए। वे जीवन में इतने अपमानित कभी नहीं हुए थे। प्यास से शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने आशा से झोंपड़ी की तरफ देखा, तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। उसके हाथ में खाली मटका था। वह कुएं से पानी भरने लगी। अब तक काफी विनम्र हो चुके कालिदास बोले, माते, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो तो मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, धन और यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्कों से पराजित हताश कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब पानी पिला दे। उस स्त्री ने कहा, नहीं नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, धरती और पेड़। कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए। तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही है, नख और केश। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। पूरी तरह पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, मैं मूर्ख हूँ। उस स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं। पहले राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कालिदास उस वृद्धा स्त्री के पैरों में गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। उस वृद्धा स्त्री ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास दोबारा नतमस्तक हो गए। सरस्वती माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तुमने मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए स्वांग करना पड़ा। इस प्रकार कालिदास को अपनी नश्वर विद्वता का भान हो गया। एक दिन कालिदास की इच्छा हुई कि वह दरबारी जीवन पर एक नाटक की रचना करें। कालिदास नाटक की रचना करने लगते हैं, जिसमें मालविका मित्रम उनका पहला नाटक था। इसकी प्रस्तावना में उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उन्हें नाटककार के रूप में ख्याति प्राप्त हो। कालिदास का पहला नाटक मालविका मित्र बहुत लोकप्रिय हुआ, तथा उनके दूसरे नाटक शकुंतलम ने भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त की। नाटककार के रूप में कालिदास की ख्याति में 4 चांद लग गए। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने कालिदास से कहा, तुम इतनी सारी कविताओं की रचना करते हो, परंतु मेरी प्रशंसा में कोई कविता लिखने में इनकार क्यों करते हो? कालिदास ने कहा, महाराज, निसंदेह आप एक महान राजा है, परंतु किसी नाशवान प्राणी की प्रशंसा करना कविता का लक्ष्य नहीं है। राजा विक्रमादित्य कालिदास की बात सुनकर नाराज हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे दरबार में रहते हो, फिर भी अन्य कवियों की तरह मेरा गुणगान नहीं करते। कालिदास राजा विक्रमादित्य के इस व्यवहार से दुखी होकर राज दरबार को छोड़ देते हैं और वह किसी अन्य गांव में जाकर बस जाते हैं। उनके जाने के बाद कुछ समय के पश्चात राजा विक्रमादित्य को बहुत पछतावा होता है और उन्हें कालिदास की याद आने लगती है। राजा विक्रमादित्य कालिदास की खोजबीन शुरू करवाते हैं, किंतु कालिदास उन्हें कहीं नहीं मिलते। एक दिन राजा विक्रमादित्य को कालिदास की खोज करने के लिए एक उपाय दिखाई देता है।
राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में जाकर ये घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति उन्हें सबसे नवीन कविता सुनाएगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। उसके बाद राजा विक्रमादित्य दरबार के सभी पंडितों की सभा बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक कालिदास नहीं आ जाते तब तक आप सभी कविताओं को पुरानी बताते जाना। कविता सुनाने के लिए राज दरबार में प्रतिदिन अनेकों कवि आते हैं, परंतु राज दरबार में सभी पंडित उनकी कविता को पुराना बता देते हैं। जब ये बात कालिदास के कानों में पड़ती है तो वे राजा के मन की बात जान लेते हैं। कवियों को वापस निराश होकर लौटते देखकर उनको बहुत दुख होता है। वे राजा को कविता सुनाने के लिए सोचते हैं। इसके बाद कालिदास एक कविता की रचना करते हैं और किसी रास्ते चलते आदमी को बुलाकर कहते हैं कि ये कविता राजा विक्रमादित्य को जाकर सुनाओ और उनसे कहना कि ये कविता तुमने लिखी है। इसके बदले में वे तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे। परंतु वह आदमी कालिदास से कहता है कि मैं ना तो कोई कवि हूँ और ना ही कोई विद्वान, मैं ये कविता कैसे सुना सकता हूँ। इस पर कालिदास कहते हैं, मेरी बात मानो और जाकर ये कविता राज दरबार में सुनाओ, बदले में तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त होगा। वह आदमी कालिदास की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाकर कविता सुनाने लगता है। कविता में कालिदास ने लिखा था कि आपके पिता ने कभी मुझसे 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। अब तक आपने उस धन राशि को मुझे वापस नहीं लौटाया है। राज दरबार के सभी पंडित इस कविता को सुनकर सन्न रह गए। फिर वह आदमी उन सभी पंडितों से पूछता है कि आप सब ने क्या मेरी कविता को पहले कभी सुना है। उसकी बात सुनकर राज दरबार के सभी पंडित इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि यदि हम हाँ कहेंगे तो राजा को 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इस व्यक्ति को देनी पड़ेगी, और यदि वह नहीं कहते हैं तो ये कविता नहीं मानी जाएगी। वह आदमी कहता है कि यदि आपके विद्वानों ने मेरी कविता पहले नहीं सुनी हो तो ये मेरी कविता नहीं मानी जानी चाहिए और मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य उस आदमी की चतुराई से बहुत खुश होते हैं और उसे इनाम के रूप में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। उसके बाद राजा विक्रमादित्य उस आदमी से कहते हैं, क्या ये कविता तुमने खुद लिखी है? राजा की बात सुनकर वह आदमी थोड़ा घबरा जाता है। राजा विक्रमादित्य उस व्यक्ति से कहते हैं कि डरो मत, अब ये धन तुम्हारा है। सच सच बताओ, अगर झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा। वह व्यक्ति कहता है कि महाराज, ये कविता मैंने नहीं लिखी। हमारे गांव में एक विद्वान है, ये कविता उन्होंने ही लिखी है। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि ये कविता अवश्य ही कवि कालिदास ने लिखी है। फिर वह उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम कहाँ रहते हो, मुझे उस विद्वान से मिलना है। वह व्यक्ति राजा विक्रमादित्य को कालिदास के घर पर लेकर जाता है। राजा विक्रमादित्य कालिदास से मिलकर कहते हैं, कालिदास, मैं समझ गया था कि ये कविता तुमने ही लिखी है। तुम मेरी अनुचित कही हुई बात भूल जाओ और दरबार में वापस चलो। कालिदास राजा की बात मान लेते हैं और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मेल मिलाप के बाद भी उनमें मतभेद बने रहते हैं। जब भी कोई ऐसी वैसी बात होती तो कालिदास कहीं रूठ कर चले जाते थे और बहुत मनाने के बाद ही वापस लौटते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कालिदास दरबार में आने से इनकार कर देते हैं। राजा विक्रमादित्य को ये जानने की इच्छा होती है
कि कालिदास उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए वेश बदलकर राजा विक्रमादित्य कालिदास के पास पहुंचते हैं। राजा कालिदास को देखकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं धारा नगर से आया हूँ। कालिदास उन्हें पधारने के लिए कहते हैं और वह उनसे राजा विक्रमादित्य के बारे में पूछते हैं। कालिदास के पूछने पर राजा बोलते हैं कि उनका हाल में ही देहांत हो गया। कालिदास राजा की मृत्यु पर बहुत भावुक होते हैं और उनके गुणगान में एक कविता सुनाते हैं। तब राजा विक्रमादित्य अपने असली रूप में आकर कहते हैं कि कालिदास, आखिर आज तुमने मेरा गुणगान अपनी कविता में कर ही दिया। कालिदास राजा विक्रमादित्य को जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। कुछ समय के पश्चात दोनों में फिर से मनमुटाव हो जाता है और कालिदास श्रीलंका चले जाते हैं। श्रीलंका के नरेश कुमार दास कालिदास का बड़ा सम्मान करते थे, फिर भी कालिदास उनके पास ना जाने का निश्चय करते हैं। कालिदास सोचते हैं कि यदि राजा कुमार दास को मेरे आने का पता चल गया तो वह राजा विक्रमादित्य को मेरे यहाँ होने की सूचना दे सकते हैं। इसलिए कालिदास किसी नर्तकी के यहाँ ठहर जाते हैं। राजा विक्रमादित्य की तरह राजा कुमार दास भी साहित्य तथा कला के बहुत प्रेमी थे। इसलिए वह अपने नगर में ऐलान करवाते हैं कि जो कोई भी इस छंद को पूरा करेगा उसे महाराज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। किंतु कोई भी उस छंद को पूरा नहीं कर पाता। तब एक नर्तकी ये बात कालिदास को बताती है। तो कालिदास उस नर्तकी से कहते हैं, ये छंद तो बहुत आसान है, मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। वह नर्तकी कालिदास से छंद की रचना करने के लिए कहती है। नर्तकी सोचती है कि इस छंद पर महाराज मुझे अवश्य पुरस्कार देंगे, किंतु ये कालिदास ले लेगा। इसलिए वह कालिदास को पीछे से छुरा घोंप देती है, जिससे कालिदास की मृत्यु हो जाती है। नर्तकी जब वह छंद महाराज कुमार दास को सुनाती है तो वह सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु कुमार दास छंद की शैली से समझ जाते हैं कि ये छंद कालिदास ने लिखी है। कुमार दास नर्तकी से पूछते हैं, क्या ये छंद सचमुच में तुमने लिखी है? सच सच बताओ, अन्यथा तुम्हें काल कोठरी में बंद करवा दूंगा। ये बात सुनकर नर्तकी डर जाती है और राजा कुमार दास से कहती है कि क्षमा करे महाराज, ये छंद मैंने नहीं लिखी है। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, इसलिए मैंने उस रचनाकार की हत्या कर दी है जिसने ये छंद लिखी थी। राजा कुमार दास तुरंत नर्तकी के साथ उसके घर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि कवि कालिदास का मृत शरीर जमीन पर पड़ा है। राजा कुमार दास कहते हैं कि हे भगवान, थोड़े से धन के लालच में इस दुष्ट नारी ने इस महान व्यक्ति के प्राण ले लिए। राजा कुमार दास कवि कालिदास का दाह संस्कार करवाते हैं। राजा कुमार दास उनकी मृत्यु के शौक में इस कदर डूब जाते हैं कि खुद भी उसी चिता में कूद पड़ते हैं, जिससे उनका शरीर भी जलकर राख हो जाता है। एक शिलालेख के अनुसार महाराज विक्रमादित्य के आश्रय में कार्तिक शुक्ला एकादशी रविवार के दिन 95 वर्ष की आयु में महाकवि कालिदास ने अपने प्राण त्यागे थे। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के कवि और नाटककार थे। वे महान राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। कालिदास अपनी कृतियों के माध्यम से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। एक बार जिसको